हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश के पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको गति पढ़ा रहे थे मोशन, और आज आपका मोशन में गति का ग्राफिक प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आपको बताना है। और इस गति के ग्राफिक प्रदर्शन में सबसे पहले हम आपको दूरी समय ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के विषय में हम आपको बताते हैं। अगर दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ आपको दूरी समय ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आप लोग कक्षा 9 या कक्षा 10 में आप लोग मैथ में रेखा की प्रवणता जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ये आपका होता था वाई अक्ष अपान एक्स अक्ष, और यही आपको कहा जाता था टेन थीटा। और जबकि दूरी समय ग्राफ में बताना है तो आप दूरी समय ग्राफ के बीच में जानते हैं कि आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जैसा चाल होगा उस तरह से हमारा दूरी और समय के बीच रिप्रेजेंट करेंगे। और दूरी और समय में तब यहाँ पे आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे आपका ग्राफ में हम 2 डायमेंशन पे प्रदर्शित करेंगे, जिसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति में आप देखेंगे ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होगा, और ये आपका एक्स अक्ष होगा, जबकि ये आपका कौन सा अक्ष होगा, वाई अक्ष। और इस एक्स अक्ष को हम टाइम, जिसे हम टी से प्रदर्शित करेंगे, जबकि वाई अक्ष को हम दूरी एस से प्रदर्शित करेंगे। तो हमें इसके विषय में दूरी और समय के विषय में बताना है। तो अगर बात करें पहला पॉइंट, जब वस्तु विरामावस्था में हो, और आपको पता है कि जब वस्तु विरामावस्था में होंगे तो यहाँ पे अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपका जो होगा ये टी होगा समय, ये मूल बिंदु ओरिजिन ओ, जबकि ये आपका विस्थापन, ये आपका दूरी क्या होगा, एस कर देंगे। अगर बात करें जब वस्तु आपका कौन सा होगा, विरामावस्था में होगा, और जब वस्तु विरामावस्था पे होगा तो विरामावस्था के कंडीशन में होने पर उस वस्तु का जो चाल होगा वह चाल आपका क्या होगा, शून्य होगा। विरामावस्था के कंडीशन में आपका जो चाल होगा वो क्या, और आपको यही जो चाल होगा यही आपका किसको प्रदर्शित करेगा, टेन थीटा को। तो अगर ये आप चाल शून्य होगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये आपका टेन थीटा इक्वल टू, अभी आपको बताया गया था, वाई अक्ष अपान एक्स अक्ष। और जब ये आपका होगा चाल शून्य होगा तो आप लिख देंगे वाई अक्ष अपान एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और जब ये 0 होगा तो ये आपका वाई अक्ष अपान एक्स किसके बराबर है, रेखा की प्रवणता याम, जिसे हम टेन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 0, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 अंश होगा। और थीटा इक्वल टू 0 अंश के कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे यह एक्स अक्ष, ये आपका कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा, ये आपका क्या होगा, वाई अक्ष। और थीटा इक्वल टू 0 तो ये आपका एक्स अक्ष के साथ को 0 बनाएगा, और 0 के कंडीशन में क्या होगा कि जो आप रेखा प्रदर्शित करेंगे वह रेखा ओ एक्स के क्या होगा, समांतर होगा। तो समांतर के कंडीशन में ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका जो होगा इसे ही हम ए बी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी होगा तो जब भी कभी ए बी सीधी रेखा में होने का मतलब है कि ए बी आपका जो एक्स अक्ष होगा अर्थात समय की क्या होगा, समांतर होगा। और समय के समांतर होने पर इसका जो आप समय के समांतर होने पर यह एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे से 0 अंश के कोण क्या करेंगे, बनाते हैं। और यही आपका होगा कि जब वस्तु विरामावस्था में होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से होगा, अर्थात ए बी जो होगा रेखा वह सदैव एक्स अक्ष के समांतर होंगे। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा क्या होंगे, दूसरा पॉइंट देखिए, जब वस्तु नियत चाल से गति करे, नियत चाल गति करे मतलब चाल उसका क्या हो, नियत हो। हमने बताया भी था कि आपका
m बराबर वाई एच अपान एक्स एच, और इसी को हमने प्रदर्शित किया था टेन थीटा, और हमने लिखा था इसी को क्या, दूरी बटे समय। अब जब आपका ये जो चाल होगा नियत चाल से गति करेगा, अर्थात आपका जो चाल होगा वो क्या होगा, नियत होगा, और जब चाल नियत होगा तो आपका दूरी और समय भी क्या होगा, नियत होगा। तो आप लिख सकते हैं कि आप चाल बराबर वाई एच अपान एक्स एच, क्योंकि हमने बताया था वाई एच आपका क्या होगा, दूरी पर प्रदर्शित करें, जबकि एक्स एच कहाँ पे, समय पे। तो वाई एच अपान एक्स एच, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू नियत, अर्थात थीटा का मान क्या होगा, नियत होगा। जैसे नियत का मतलब कि समय के साथ साथ आपका दूरी क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, या दूरी क्या करेगा, समय के साथ बढ़ेगा। तो आप अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये आपका मूल बिंदु ओ, ये एक्स एच और ये वाई एच, ये आपका समय टी, ये आपका दूरी एस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये मूल बिंदु शुरू करेंगे तो यहाँ से ये बिंदु ए बी पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें, यहाँ पे एक होगा, अगर ऐसे करें, अगर ये एक सेकेंड में अगर ये इतना दूर तय करें, फिर अगले सेकेंड में आपका ये दूर करे, तो समय के साथ साथ दूरी आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसलिए ये आपका क्या करेगा, एक बढ़ते हुए प्रदर्शित करेगा, जिसे हम यहाँ से यह ए बी आपका होते हैं, और यही आपका ये थीटा कोण बनाते हैं जो नियत होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपका जब वस्तु नियत चाल से गति करता हो तो दूरी और विस्थापन में आपका यही ग्राफ क्या करेगा, रिप्रेजेंट होंगे। अगला पॉइंट तीसरा देखिए, आपका तीसरा पॉइंट क्या है, अगला तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, जब वो वस्तु बढ़ते चाल से गति करे। बढ़ते चाल से गति का मतलब है कि जैसे जैसे समय आपका क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चाल भी क्या करेगा, बढ़ेगा, अर्थात दूरी क्या होगा, अधिक तय करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई वस्तु 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय किया, तो अगले वह 1 सेकेंड में कितना होगा, 3 मीटर। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वह जो दूरी तय करेगा पिछले की अपेक्षा उसकी दूरी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु बढ़ते चाल से गति करे तो आप कह सकते हैं कि इसका जो चाल होगा वह चाल आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। चाल आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू धनात्मक, अर्थात थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा। और जब बढ़ेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका एक्स एच, यह वाई एच, ये आपका बिंदु मूल बिंदु ओरिजिन ओ। और यह वस्तु जो बढ़ते चाल का है, अगर इसकी शुरुआत शून्य से हो तो यह आपका जो इसका होगा वो इस तरह से होगा। अर्थात इस तरह से होने का मतलब ये है कि ये आपका इस तरह से होगा, कि मतलब ये शून्य बिंदु से स्टार्ट होगा। और हमने आपको बताया था ये आपका क्या होगा, यह समय है, जबकि यह आपका विस्थापन है। और जब समय ये है, विस्थापन ये है, तो आप कह सकते हैं कि यह अगर शून्य मूल बिंदु से अगर स्टार्ट हुआ है, शून्य से स्टार्ट हुआ है, शून्य चाल से, तो समय आपका यहाँ पे अगर 1 सेकेंड होने पर, विस्थापन आपका समय 1 सेकेंड होने पर, अगर दूरी अगर 1 होता हो, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी क्या होगा, उससे पहले के अपेक्षा दूरी बढ़ता जाएगा। और यही आपका जो वक्र होगा ये आपको प्रदर्शित करेगा जब वस्तु बढ़ते चाल से गति करता है। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट आपका दिया गया है, जब वस्तु घटते चाल से गति करे। घटते चाल से गति करे का मतलब अर्थात कि जब भी कोई वस्तु होगा तो वह आपका समान समय में असमान दूरी तय करेगा। असमान दूरी तय करेगा अर्थात जैसे जैसे वह समय बीतेगा तो उसकी दूरी पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम होती जाएगी। और वह जो उसकी स्थिति होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, शून्य से। तो जब इसकी चाल आपका घटेगा, दूरी कम तय करेगा, तो ये आपका जो चाल होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन थीटा का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इस तरह से ये कंडीशन में आपका ये ऐसे घटते हुए चाल से क्या करेगा, गति करेगा। यही आपका जो वक्र होगा, यह वक्र ए बी को क्या करेगा, प्रदर्शित करेंगे। यही आपका दूरी समय ग्राफ है।
और इसमें हमने आपको 4 पॉइंट बताए कि जब वस्तु आपका विरामावस्था में होंगे तो वस्तु विरामावस्था में यानी होने पर यह आपको एक सीधी रेखा में अर्थात एक्स अक्ष के समांतर वह क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब वस्तु आपका नियत स्थिर अवस्था या नियत अवस्था से चाल से गति करता हो और वो आपका होगा तो ये आपका इस तरह से होंगे। और तीसरा आपको बताएगा जब वस्तु आपका क्या होगा, जब वस्तु बढ़ते चाल से गति करेगा तो उसकी गति इस तरह से होगी जिसको हम रिप्रेजेंट। इस तरह से हमने आपको 4 पॉइंट बताए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आपका है वेग समय ग्राफ, जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेग समय ग्राफ की बात करते हैं तो आप जानते हैं वेग और समय के बीच में आपका सूत्र होता है त्वरण इक्वल टू वेग अपान समय। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि त्वरण क्या होता है, तो आपको बताया गया तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। और इस वेग समय की ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ भी आपका वही निर्देशांक ज्यामिति 2 डायमेंशन लेंगे जिसमें आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और जो एक्स अक्ष होगा वो आपको टाइम को प्रदर्शित करेगा जबकि वाई अक्ष आपके वेलोसिटी भी को प्रदर्शित करेगा। अब इस पर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें आपका ये पहला पॉइंट है, जब कोई वस्तु का त्वरण शून्य हो, और जब किसी भी वस्तु का अगर त्वरण शून्य होगा तो आप लिख देंगे त्वरण शून्य होने पर यहाँ पे लिख देंगे कि त्वरण आपका क्या है, शून्य है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग अपान समय। और जब वेग अपान समय होगा तो वेग भी क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात समय बढ़ते रहने पर भी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जहाँ वेग आपका है उसी पर ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे यही आपका t है और जबकि ये आपका b है और ये y अक्ष है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वेग शून्य का मतलब कि वस्तु क्या होगा, विरामावस्था में होगा, तो ये आपका इससे सीधी रेखा में प्रदर्शित करेगा जो हमें क्या करेगा, ए बी को बताते हैं। और ये ए बी में प्रदर्शित करने का मतलब कि समय को किसी भी बिंदु तक बढ़ाते रहेंगे वह उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वह वस्तु क्या होगा, विरामावस्था में होगा। जब कोई त्वरण शून्य होगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक, अगला दूसरा पॉइंट देखिए। जब कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिमान हो, तो इसमें नियत त्वरण से गतिमान हो लेकिन इसमें भी 2 बिंदु होते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपका होता है शून्य प्रारंभिक वेग, जबकि दूसरा आपका होता है अशून्य प्रारंभिक वेग। शून्य प्रारंभिक वेग, अशून्य प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होगा कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड किसी नियत त्वरण से गतिमान हो तो वह नियत त्वरण से गतिमान होने से पहले उसका जो वेग था वह शून्य से शुरू हुआ, जबकि इसका कोई वेग शून्य नहीं था, अर्थात वह अशून्य, मतलब वो किसी बिंदु से स्टार्ट हुआ। और जब ये इसका वेग अगर शून्य होगा और इसका अगर आपकी बात करें तो त्वरण आपका क्या हो, नियत हो, तो त्वरण नियत का मतलब यही होता है कि समय के साथ साथ उसका जो वेग होगा वह वेग भी क्या होगा, एक समान होगा। अर्थात हमने बताया था कि आपका जो त्वरण होता है उसी को हम कहते हैं वेग अपान समय, और जब त्वरण नियत होगा वेग और समय का अनुपात भी सदैव क्या होगा, नियत होगा। अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेग अर्थात वेलोसिटी भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब वेग और वेलोसिटी समय टाइम और वेलोसिटी जब बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में, पहले कंडीशन में शून्य प्रारंभिक वेग होने पर इसकी जो शुरुआत होगी वह सदैव क्या होगा, ओरिजिन या मूल बिंदु ओ से होगा। और ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष,
जबकि ये t और ये आपका v। और जब शून्य से होगा तो आप कह सकते हैं कि पहला इसका समय के साथ इसका वेग क्या था, शून्य था। फिर जैसे समय बढ़ा वेग इसका भी बढ़ा, फिर ये आपका इस तरह से क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा जो आपको दिखाया गया है, अर्थात यह जो आपका ए बी अक्ष है, यह कह सकते हैं कि यही वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से नियत त्वरण से गतिमान है। और दूसरा जब आपका होगा कि ये आपका एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु y, ये y अक्ष, ये आपका t और ये आपका v। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अशून्य प्रारंभिक वेग। अशून्य प्रारंभिक वेग का मतलब कि इसका जो प्रारंभिक वेग था वह शून्य नहीं था, और शून्य न होकर ये कहीं भी किसी बिंदु से क्या करेगा, अर्थात अगर समय जब शून्य था तो उसका वेग कुछ न कुछ था। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका जो आपका ये मूल बिंदु से जाएंगे, जबकि ये मूल बिंदु से नहीं होंगे। इसी में यही दोनों में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस होगा। जब पूछेगा जब कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से नियत त्वरण से गतिमान हो तो इसका ये ग्राफिकल होगा। जब कोई वस्तु अशून्य प्रारंभिक वेग के नियत त्वरण से गतिमान होगा तो इसका आपका ये। आप किसी भी थोड़ा सा मूल बिंदु को छोड़कर वाई अक्ष पे आप किसी भी बिंदु से या किसी स्थान से भी क्या कर सकते हैं, दिखाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, जब कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से बढ़ते हुए त्वरण में गतिमान है। शून्य प्रारंभिक वेग मतलब हमने बताया था कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। बढ़ते हुए त्वरण मतलब कि हमारा समय के साथ जो वेग होगा वह क्या होगा, असमान। अर्थात जैसे जैसे हमारा समय बीतेगा वैसे वैसे हमारा वेग भी क्या होगा, असमान वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो आपका प्रारंभिक वेग से करेंगे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यह हमारा मूल बिंदु O एक्स अक्ष वाई अक्ष, जबकि ये आपका t, ये आपका v। और हमने बताया था, आपको पिछले बताया भी था कि जब वस्तु का क्या होगा, शून्य प्रारंभिक वेग होगा, तो शून्य प्रारंभिक कंडीशन में तो उसका शुरुआत कहाँ से होगा, मूल बिंदु O से। और जब बढ़ते हुए त्वरण से होंगे अर्थात उसका त्वरण क्या होगा, बढ़ते हुए होंगे अर्थात वो क्या होगा, धनात्मक। और जब त्वरण धनात्मक होंगे तो इसका मतलब यही होगा कि जैसे जैसे हमारा समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग में भी असमान वृद्धि होगा। और जो असमान वृद्धि होगा वह सदैव किस में होगा, बढ़ते हुए होंगे। तो यह आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह आपका इस तरह से दिखाएगा, अर्थात ये ऐसे होंगे। और यही जो वक्र होगा इसको हम प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब कि आपका प्रारंभिक वेग से जाएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो वेग उसका था पहले की तुलना में वेग में भी क्या होगा, आपका धनात्मक में उससे अधिक वृद्धि होंगी। अगला पॉइंट देखिए, जब कोई वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान हो। घटते हुए त्वरण का मतलब कि त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो इसका मतलब कि त्वरण आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब ये त्वरण निगेटिव होगा अर्थात कह सकते हैं कि जब त्वरण का मान घटेगा तो त्वरण का मान निगेटिव होगा, तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय क्या होगा, बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेग में सदैव क्या होगा, कमी आएगा। और वह कमी सदैव उसको क्या होगा, निगेटिव की ओर रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आपका एक्स अक्ष, यह आपका मूल बिंदु O, यह वाई अक्ष, जबकि हमने बताया था कि ये किसको प्रदर्शित करेगा, t को, ये आपको v को। तो यहाँ पे जब कोई वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान होगा तो वो आपका इस तरह से होंगे, अर्थात पहले उसका वेग अधिक था फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, कम होता जाएंगे। और यही हमारा ये वक्र ए बी को प्रदर्शित करेंगे। यह हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। जैसे हमारा दूरी और समय का ग्राफ था उसी सेम अवस्था में विस्थापन और समय था। और जैसे वेग समय था वैसे ही आपका चाल और समय के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो यह आपका गति का ग्राफिक प्रदर्शन आपका समाप्त हुआ। और ये गति के ग्राफिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद हमने आपको गति पढ़ा रहे थे। उस गति में हमने आपको एक गति बताया गया था जो हमने बताया थे सरल रेखीय गति। और दूसरा आज बात करते हैं कौन सा, वृत्तीय गति। और
जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होते हैं? जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर चारों ओर गति करता हो। आप कह सकते हैं कि वृत्तीय गति का क्या होता है या सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्त के परिधि के चारों ओर गति करता हो, हम उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अगर इस वृत्तीय गति का एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप कह सकते हैं ग्रहों की गति, पृथ्वी की गति, इत्यादि। और एक आपको देखना है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः ही गति करता हो तो हम उसे घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति का आप कह सकते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण काल, या कह सकते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण गति, या दूसरा आप कह सकते हैं लट्टू की गति। यह सब क्या होगा? घूर्णन गति में। पृथ्वी, यहाँ पे आपको एक होगा कि पृथ्वी का गति, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी गति का नहीं समझ आ रहा है तो आप कह सकते हैं पृथ्वी का परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है कि वह आपका सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। जबकि परिभ्रमण का मतलब होता है कि वह अपने अक्ष पे ही क्या करता हो? गति करता हो। और इस परिभ्रमण के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। जबकि परिक्रमण के कारण हमें क्या होते हैं? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका वृत्तीय गति, घूर्णन गति बताया है। और ये जो वृत्तीय गति होते हैं, इस वृत्तीय गति में हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। जो आपका कौन सा होता है? बल आघूर, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो बात करते हैं हम लोग बल आघूर का कि बल आघूर होते क्या है, बल आघूर को प्रदर्शित कैसे करते हैं, बल आघूर का मात्रक क्या होता है, बल आघूर का बीमा क्या होता है। यह बल आघूर आपके लिए बल आघूर। बल आघूर को हम इंग्लिश में मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर होते क्या हैं? तो आप कह सकते हैं कि बल आघूर आपकी वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण किसी वस्तु को घुमाने के लिए विवश कर देता है। अर्थात कहने का मतलब जैसे कोई पत्थर हो, अगर किसी लकड़ी या लोहे के माध्यम के द्वारा अगर उस पत्थर के छोटे से टुकड़े या बड़े टुकड़े को थोड़ा सा उसका स्थान अगर परिवर्तन कर देते हैं तो वह किसके कारण होता है? बल आघूर का। आप कह सकते हैं बल आघूर वह प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु को घुमाने के लिए विवश कर देते हैं। बल आघूर का परिभाषा क्या होगा? आप लिख सकते हैं किसी पिंड पर लगे बल द्वारा, किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर कहते हैं। आप कह सकते हैं कि बल आघूर वह प्रवृत्ति है जिसके कारण किसी वस्तु को घुमाने के लिए विवश कर देता है, या किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर कहते हैं। और ये जो बल आघूर होते हैं, अगर बल आघूर के सूत्र की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बल आघूर का सूत्र जो होता है पिंड पर लगने वाले बल इंटू
केंद्र से लगने वाले बल के बीच की दूरी को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बल आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और इसी बल आघूर्ण को कहीं कहीं हम लोग टार्क भी कहा जाता है, और इसी टाउ को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। और ये आप लिख सकते हैं टाउ बराबर एफ इंटू एस। और ये जो बल आघूर्ण होता है इसका अगर मात्रक की बात करते हैं तो बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जबकि दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है। और यही न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं। और जबकि इसका बीमा होता है ml² t-2। और ये कैसी राशि होती है, तो यह आपका सदिश राशि होता है। तो आप कह सकते हैं बल आघूर्ण आपका वह प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु को घुमाने के लिए विवश कर देता है, या कह सकते हैं किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे केंद्र से लगने वाले बल के बीच की दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर एफ इंटू एस। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है, बीमा ml² t-2। और ये कैसी राशि होती है, तो ये आपका सदिश राशि होती है। इसके बाद आपके बल आघूर्ण के कुछ आपके एग्जाम्पल है जो हम आपको एग्जाम्पल के विषय में बताते हैं। अगर बात करते हैं बल आघूर्ण को, हमने बताया टाउ बराबर एफ इंटू एस। अगर किसी वस्तु पर, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा पत्थर का टुकड़ा हो, अगर इस पत्थर के टुकड़े को छोटे से अगर किसी डंडे का प्रयोग करके यहाँ से अगर ए से बी तक का प्रयोग करके अगर आप बल लगाते हो, तो अगर आप देखेंगे अगर इसकी दूरी 4 मीटर हो, अगर हम यहाँ पे 4 न्यूटन का बल लगाते हो तो हमारा बल आघूर्ण कितना होगा, 16। लेकिन यही अगर दूरी हम बढ़ा दे, 4 की जगह दूरी हम कितना कर दे, 8 कर दे, और यही 16 बल आघूर्ण प्राप्त करना हो तो हमें अगर दूरी हम कितना कर दे, 8 कर दे, और हमें 16 बल आघूर्ण प्राप्त करना होगा तो हमें बल कितना लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अर्थात ये बल आघूर्ण आपका क्या है, एक समान है, परंतु आप ये देखेंगे कि जैसे हमारा दूरी बढ़ेगा वैसे ही बल हमारा क्या होगा, कम होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर किसी का दूरी बढ़ा दिया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल का मान कम होगा, परंतु उसका जो बल आघूर्ण होगा वही प्राप्त होगा। इसीलिए हैंड पंप के हैंडल लंबे लगाए जाते हैं। लंबे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें से बल लगाकर हैंडपंप से पानी को निकाला जा सकता है। आप देखते हैं हैंडपंप 2 प्रकार से होता है। आप अपने गांव क्षेत्र में देखेंगे एक हैंडपंप होगा जिसका हैंडल बहुत छोटा होता है, एक सरकारी हैंडपंप होता है जिसका आपका हैंडल थोड़ा सा लंबे होते हैं। इसको अगर चलाते हैं तो इस पर कम बल लगता है, जबकि इस पर आपका अधिक। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, कम है। अगर इसमें भी अगर आपको कम बल लगाना हो तो इसमें कोई लोहे का राड या कोई लकड़ी का टुकड़ा बांध कर इसकी लंबाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा यह थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है या सरल हो जाता है। दूसरा आपका देखते हैं दरवाजे में हैंडल या जिसको हम लोग कहते हैं हत्ता, कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कुम्हार के चाक का छिद्र किनारे पर होता है। कुम्हार के चाक मतलब देखते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, इस मिट्टी का बर्तन में देखते हैं कि यहाँ पे यह जो घुमाने वाला छिद्र होता है
यह केंद्र से दूर पर ही अर्थात परिधि के पास होता है, क्योंकि दूरी जितना अधिक होगा उसके द्वारा उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बल आघूर्ण समाप्त हुआ।